हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, इसके हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया है और सब्जेक्टिव इसका देखते हैं, जितना दिया है सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, उसने कहा था, इसके लेखक तो आप लोग जानते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। तो इसका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है, लहाना सेन का परिचय अपने शब्दों में दे। उसने कहा था कहानी में लहाना सेन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था, इसी का मेन नायक लहाना सेन ही था। तो इसका परिचय देना है और भी अपने शब्दों में देना है परिचय। तो देखिए इसका परिचय किस तरह पर, इसका आंसर है लहाना सेन ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। ठीक है, लहाना सेन जो है वह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। वह भारत से दूर विदेश यानी फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। लहाना सेन को भारत से दूर विदेश में यानी फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए लहाना सेन को भेजा गया है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। जो लहाना सेन है वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। विषम परिस्थितियों में भी कभी वह हतोत्साहित नहीं होता है। देखिए लहाना सेन वह विषम यानी कठिन परिस्थितियों में भी वह हतोत्साहित नहीं होता है, यानी वह हार नहीं मानता है। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में खदकों में रात दिन पूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत रहता है। लहाना सेन दिन रात अपने ड्यूटी पर लगा रहता है। इसका मतलब कई दिनों तक खदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह उब जाता है, यानी लहाना सेन जब वह उब जाता है तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है, यानी मालिक था जो सूबेदार हाजरा सेन थे, तो उनसे कुछ बोलता है कि यहाँ के इस कार्य यानी ड्यूटी से उसका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है, मुझे तो संगीत चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब ना होगा। देखिए उसका एक कथन क्या है। तब कहता है, उसके इन शब्दों से दृढ़ निश्चय एवं आत्म उत्सर्ग की भावना निहित होती है। जो लहाना सेन यह शब्द बोलता है तो उसके इस शब्द से दृढ़ निश्चय एवं आत्म उत्सर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उत्कटित है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखिए कितना मस्त बोले हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है, तो है जो व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाता है वो अपना ड्यूटी कैसे निभाएगा। यहीं पर लहाना सेन बोल रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही भी बिगड़ता है। और फिर देखिए, शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी। लहाना सेन में शत्रु की हर चाल को विफल यानी असफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता एवं वह दूर की सोचने वाला था। फिर है, उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है। लहाना सेन के जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, उसकी मानवीयता, संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम। उसके जीवन का दूसरा पहलू है उसकी मानवीयता, संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम। वह मानव के प्रति संवेदनशील था लहाना सेन एंड वह अपने वचन को हमेशा निभाता था। वह जिससे कोई भी वचन दे दिया तो वह वचन निभाता था। जैसे वह सूबेदारनी को वचन दिया था कि उसके पति और बेटे को बचाएगा, तो उसने अपना वचन निभाया। उसने अपने प्राणों की बलि देकर उसने अपना वचन निभाया। तथा प्रेम, वह प्रेमशील भी था। फिर है, अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। लहाना सेन अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था, मैंने बिना बोला हुआ प्रेम था। वह किसी लड़के से प्रेम करता था लेकिन उसे नहीं बोला था। फिर है, कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया तथा संयोगवश उसे यह ज्ञात हुआ कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है।
कालांतर में यानी कुछ समय बाद वह एक सेना में भर्ती हो गया था तथा संयोगवश मतलब उसे पता चला कि वह जिस बालिका से बचपन में प्रेम करता था वह अब सूबेदार की पत्नी है। फिर उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती उसके अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर किया। देखिए, जिसका अपने वचन को निभाया अपने प्राणों की बाजी लगाकर लहना सिंह ने। यह उसकी कर्तव्य परायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, लहना सिंह का यह हो गया परिचय। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना फिर यहाँ पे है। फिर देखिए आगे, अगला प्रश्न 2 नंबर है। उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था आप लोगों को अच्छी तरह से कि उसने कहा था यह कहानी जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ यानी 1914 में, उसके जस्ट 1 साल बाद यह कहानी शुरू हुई, क्योंकि उस वर्ष जर्मन से लड़ाई हो रहा था, फ्रांस और जर्मन में, तभी लहना सिंह ने भी भाग लिया था। तो देखिए इसका आंसर, उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 में प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 में प्रकाशित हुई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1915 में यह कहानी प्रकाशित लेखक ने किया था। युद्ध को देखते हुए फिर देखिए अगला प्रश्न है। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा? उसने कहा था जो कहानी है इसमें किसने और किससे क्या कहा? तो देखिए इसका आंसर, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि, उसने कहा था कहानी में जो सूबेदारनी है वह लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी। देखिए, बचपन में लहना सिंह एक लड़की यानी जो अब सूबेदार की पत्नी हो गई है, उस लड़की को एक घोड़े की लातों से रक्षा की थी। बाजार में जब मिले थे तो एक टमटम जा रहा था तो उससे उस लड़की को लहना सिंह ने बचाया था। तो फिर उसी प्रकार बोल रही है सूबेदारनी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भीख मांगती है। जो सूबेदारनी है वह लहना सिंह के आगे अपना आंचल पसार कर भीख मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है, उनके दिल को छू जाती है और वह अपने प्राण की बाजी लगाकर अपने वचन को निभाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर है। कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखना है यहाँ पर। तो देखिए इसका आंसर, जहां तक कहानी के शीर्षक का सवाल है, उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है। उसने कहा था, उसकी उपयुक्तता यानी उसका कथन एकदम स्पष्ट क्लियर है कि उसने कहा था। सूबेदारनी की बातें जहां स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वहीं लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती है। सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंधों को भी उजागर करती है। सूबेदारनी की जो बात है, उसने जब शादी होने के बाद जब उसके पति और पुत्र जा रहे थे युद्ध पर, तब देखिए वहाँ पर एक लेखक बोल रहा है कि सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंधों को भी उजागर करती है, जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाला यह शीर्षक सटीक है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द ही गूंजते हैं। जब लहना सिंह की मृत्यु हो रही थी, वज्रा सिंह के गोद में उनकी प्राण जाने वाली थी, गोली लग चुका था, तब लहना सिंह को अपने बचपन की सारी यादें आ रही थी और उनके अंतिम क्षण में भी सूबेदारनी को जो कहा हुआ बात वह हमेशा याद आती रही थी। और वह वज्रा सिंह से बोले भी थे कि जाकर सूबेदारनी से बोल देना कि मैंने अपना वादा निभाया। यहीं पर यह लेखक बोल रहे हैं कि सूबेदारनी के कहे शब्द ही गूंजते रहे उसके दिमाग में लहना सिंह के। यही सब लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। यही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से यह कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था सटीक है। फिर अगला प्रश्न है 5 नंबर। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव बताना है, केंद्रीय भाव क्या है? तो देखिए इसका आंसर, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। जो उसने कहा था कहानी है वह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है।
गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। गुलेरी जी जो लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी, उन्होंने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है कि सूबेदारनी को लहना सिंह पर विश्वास है कि वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करेगा, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। वह विश्वास करती है लहना सिंह पर, क्योंकि उसे सूबेदारनी को बचपन से ही लहना सिंह पर विश्वास है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। जो सूबेदारनी की विश्वास है वही लहना सिंह को महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। जो कहानी है एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है। यह एक अर्थ में हम बोले तो यह एक युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है। लहना सिंह का कोई सपना, उसे कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। सिर्फ छोड़िए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताना है, तो देखिए इसका आंसर। लहना सिंह अपनी किशोरा अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था। लहना सिंह अपनी किशोरा अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्रणमय सूत्र में नहीं बंध सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। कालांतर यानी कुछ समय बाद उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया था। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती एवं एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहना ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान देकर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। फिर अगला है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ये कहानी उसने कहा था थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको भाग में बांट कर छोटा छोटा स्टेप बनाया गया है। यहीं पर पूछा जाएगा कि यह कहानी कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। 5 भागों में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और फिर द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी में कितने पात्र भाग लिए हैं उनका सूची बनाना है। तो देखिए, कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। कहानी का तो मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं, जिसके आसपास इर्द गिर्द कहानी के जितने भी भाग लिए हैं कहानी में वो घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हाजरा सिंह के साथ हुआ था। फिर दूसरा है लहना सिंह, यह कहानी का तो मुख्य पात्र है लहना सिंह। फिर तीसरा है हाजरा सिंह जो कि सूबेदार का पुत्र है। हाजरा सिंह तो सूबेदार है, सूबेदार का नाम ही है हाजरा सिंह, सॉरी। फिर है 4 नंबर में बोधा सिंह, या हाजरा सिंह यानी सूबेदार का पुत्र यानी सूबेदारनी का लड़का। फिर 5 नंबर है लेफ्टिनेंट साहब, यह सेना का उच्च अधिकारी है। लेफ्टिनेंट साहब सेना का उच्च अधिकारी। फिर वज्रा सिंह है, यह भी एक सैनिक है। लहना सिंह के जो सैनिक के पार्टी में है, यह भी एक सैनिक है, दल में है। इस प्रकार से इतने 6 लोगों ने इस कहानी में भाग लिया है, जिसमें लहना सिंह का बहुत ही मुख्य पात्र रहा है। फिर अगला प्रश्न है, जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वज्रा सिंह के इस कथन का क्या आश्रय है? जो वज्रा सिंह ने यह कथन बोला है कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिल सकते, इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका आंसर,
वज्रा सेन जो लेफ्टिनेंट का विदूषक है, वज्रा सेन या लेफ्टिनेंट का विदूषक है, लहाना सेन को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। वह वज्रा सेन लहाना सेन को बार बार बोलता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जाड़ा की ठंड मौत का कारण बन सकती है। जो जाड़ा की उतना कड़कती ठंड थी वह उसकी मौत का कारण बन सकती है। मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो वज्रा सेन बोल रहा है लहाना सेन से कि मरने के पास तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बे अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा। साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है, यानी मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। इस प्रकार से यह बोल रहा है कि वज्रा सेन की जाना क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। या लहाना सेन के संदर्भ में उसने बोला था, क्योंकि लहाना सेन अपनी कथन को निभाने के लिए जो उसने सूबेदारनी को वचन दिया था उसे निभाने के लिए वह कुछ नहीं देखता था, जाड़ा ठंडी कुछ भी नहीं देखता था, वह सिर्फ अपने कर्तव्य को निभा रहा था। इसलिए वज्रा सेन ने बोला कि यह कथन बोला जाड़ा क्या है, मौत है, और उसे समझा रहा है लहाना सेन को। फिर देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वज्रा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, किसकी ओर वह इंडिकेट कर रहा है वज्रा सेन? तो देखिए इसका आंसर, यह कथन उस देश संभवतः मतलब फ्रांस और जर्मनी में युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर उस देश का मतलब फ्रांस देश, उस देश की एक महिला का है। उसके बगले के बगीचे में जब वज्रा सेन अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज पदार्थ बहुत प्रश्न होकर देती है तथा उसके लिए उनसे पैसे वह नहीं लेती है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों यानी जर्मन जो हमला कर रहा है उससे रक्षा करने के लिए हुए आए हैं। अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है और वह बोलती है तो कि कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वज्रा के इस कथन का संकेत उस औरत की ओर है। फिर देखिए अगला 11 नंबर है, फिर वही प्रश्न यहाँ पर है। फिर देखिए दूसरा है, लहाना सेन के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। लहाना सेन के गांव में आया जो तुर्की मौलवी वह क्या बोलता है, तो देखिए इसका आंसर, लहाना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। जो लहाना के गांव में एक तुर्की मौलवी आया है वह लोगों को प्रलोभित करता है, वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। जो वह मौलवी आया है वो गांव के लोगों को एकदम अच्छा से बोलकर उन्हें अपने बातों में डालने का प्रयास कर रहा है। वह गाँव वालों को कहता है कि जो मौलवी आया है वह गाँव वालों को बोलता है कि जब जर्मन शासक आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। लहाना सेन के जो गांव में आया है वह तुर्की मौलवी यही बात बोलता है और सभी लोगों को अपने बातों में लुभाना चाहता है। तब लहाना सेन ने, तो आप कहानी पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि लहाना सेन ने उसे मार मार कर खदेड़ दिया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वो दोबारा इसका आंसर है। देखिए उसने कहा था पाठ के आधार पर सूबेदारनी का चरित्र चित्रण करना है, सूबेदारनी का चरित्र चित्रण बताना है। तो देखिए इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगी, फिर आप लोग इसकी शॉट ले लीजिएगा इसका। फिर देखिए सूबेदारनी कहानी में सिर्फ 2 बार आती है, सूबेदारनी कहानी में ओनली 2 बार आती है। एक बार कहानी के आरंभ में ही और दूसरी बार कहानी के अंतिम भाग में, वह भी लहाना सेन की स्मृतियों में, वह लहाना सेन की यादों में आती है। लेकिन कहानी में सूबेदारनी का चरित्र लहाना सेन के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। उससे पहली मुलाकात 8 वर्ष की बालिका के रूप में होती है। जब सूबेदारनी लहाना सेन से पहली बार मिली थी तो वह अभी 8 वर्ष की बालिका थी, जो अपने ही हम उम्र लड़के के मजाक से लजाती है। लेकिन उसके व्यक्तित्व में पहला परिवर्तन ही हमें तब नजर आता है लहाना सेन के इस प्रश्न के जवाब में कि तेरी कुर्माई हो गई। लहाना सेन उस लड़की से बार बार एक ही प्रश्न करता था कि तेरी कुर्माई हो गई। जब वह यह कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा सालू, तो उसका इतने विश्वास के साथ जवाब देना यह बताता है कि जैसे सगाई के साथ वह एकाएक बहुत बड़ी हो गई।
इतनी बड़ी कि उसमें इतना विश्वास आ गया है कि वह दृढ़तापूर्वक जवाब दे सके कि हाँ हो गई। जाहिर है विश्वास की यह अभिव्यक्ति सूबेदारनी के व्यक्तित्व का नया पहलू है। फिर भी अभी वह यह समझने में असमर्थ है कि कुर्माई का अर्थ क्या है। इसलिए यह लड़की होने के कारण अपनी भावनाओं को या तो वह व्यक्त नहीं करती, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कुर्माई का उस पर भी वैसा ही आघात लगा है जैसा लाहना सिंह पर लगा था। फिर देखिए, किंतु लाहना सिंह के साथ उसके संबंध कितने गहरे थे इसका एहसास भी कहानी में सूबेदारनी के माध्यम से ही होता है। 8 साल की नादान सी उम्र में जिस लड़के से उसका मजाक सा संबंध बना था उसे वह 25 साल बाद भी अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पाई, जबकि इस दौरान वह किसी और की पत्नी बन चुकी थी। उसका घर परिवार था, उस जवान बेटा था और जैसा कि कहानी से स्पष्ट होता है कि वह अपने घर परिवार में सुखी और संपन्न थी। सुखी और संपन्न यानी प्रश्न रहती थी। फिर है, लेकिन 25 साल बाद भी वह लाहना सिंह उसके सामने आता है तो वह उसे तत्काल पहचान जाती है। सूबेदारनी न केवल पहचान जाती है बल्कि अपने बचपन के संबंधों के बल पर उसे विश्वास है कि अगर वह लाहना सिंह को कुछ करने को कहेगी तो वह कभी इनकार नहीं करेगा। निश्चय ही यह विश्वास उसके अंदर लाहना सिंह के प्रति उसके अंतर्मन में बसे लगाव की भावना का इस तरह 25 साल बाद भी जिंदा रहना सूबेदारनी के व्यक्तित्व को नया निखार देता है। इसका अर्थ में वह परंपरागत भारतीय नारी से भिन्न नजर आती है। इसके अर्थ में लाहना सिंह सोचता है कि वह परंपरागत भारतीय नारियों से भिन्न नजर आती है। फिर है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सूबेदारनी अपने घर परिवार के दायित्व को विमुख है। इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि सूबेदारनी अपने घर परिवार के दायित्व से अलग है, विमुख है, बल्कि इसके ठीक विपरीत लाहना सिंह उसके 25 साल बाद हुई मुलाकात उसके अपने घर परिवार के प्रति गहरे दायित्व बोध को भी व्यक्त करती है, बताती है। वह लाहना सिंह से प्रार्थना करती है कि जिस तरह बचपन में उसने टांगों से उसे बचाया था उसी तरह अब उसके पति और पुत्र के प्राणों की भी रक्षा करे। इस तरह उसमें अपने पति और अपने पुत्र प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना भी है। फिर है, हम कह सकते हैं कि सूबेदारनी के लिए जितना सत्य अपने पति और पुत्र के प्रति प्यार और कर्तव्य है उतना ही सत्य उसके लिए वे स्मृतियाँ भी है जो लाहना सिंह के प्रति उसके लगाव को व्यक्त करती है। उसके चरित्र के 2 पहलू है, जो सूबेदारनी है उसके चरित्र के 2 पहलू है, इनसे ही उसका चरित्र महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से सूबेदारनी का चरित्र का वर्णन हो गया। ये थोड़ा बड़ा है, आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही लिखें। देखिएगा, आप परीक्षा में लिखा ही रहता है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको अपने से ही समझ में आ जाएगा, आप अपने से भी लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, ये भी बड़ा ही है। अगला है, उसने कहा था पाठ के आधार पर लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करना है। तो लाहना सिंह के भी बारे में डिटेल बताना होगा, आप तो अपने से भी कर सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें से बता देती हूँ और लिख लीजिएगा। देखिए इसका आंसर है, उसने कहा था पाठ के आधार पर लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करना है। तो लाहना सिंह से हमारा पहला परिचय अमृतसर के बाजार में होता है। जो कहानी है उसने कहा था यह अमृतसर से शुरू होता है, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है। वहीं पर लड़का लड़की मतलब लाहना सिंह और जो सूबेदारनी है पहली बार मिले थे। तो देखिए लाहना सिंह से हमारा पहला परिचय अमृतसर के बाजार में होता है। उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष है। किशोर वह शरारती चुलबुला, उसका यह शरारतीपन बाद में युद्ध के मैदान में भी दिखाई देता है। लाहना सिंह बचपन में भी शरारती था और उसका शरारतीपन फिर बाद में बड़ा हो गया तो युद्ध के मैदान में भी देखने को मिलता है। वह अपने मामा के यहाँ आया था, अमृतसर में वह उसके मामा रहते थे तो वह आया था। वहीं बाजार में उसकी मुलाकात 8 वर्ष की एक लड़की से होती है। 8 वर्ष की एक लड़की से होती है। अपनी शरारत करने की आदत के कारण वह लड़की से पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, और फिर यह मजाक ही उस लड़की से उसका संबंध शत्रु बन जाता है। लेकिन मजाक मजाक में पूछा गया यह सवाल उसके दिल में उस अनजान लड़की के प्रति मोह पैदा करता है, और ऐसा मोह जिसे ठीक ठीक समझने में कि उम्र उसकी नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी बहुत ही छोटे छोटे थे। फिर या आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, इसका आंसर हो जाएगा। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बता दिया है, आप इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं।
देखिए 12 है, आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 चैप्टर का जो हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो गया। फिर अगले चैप्टर का मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी प्रश्नों आंसर को याद करिए, समझिए, समझ कर याद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।